केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे। सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के कार्यों का रखा रिपोर्ट कार्ड। मंत्री प्रवेश साहिब ने आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ की बैठक। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। सोशल मीडिया पर की जानकारी साझा। मंगोलपुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर आम आदमी पार्टी की आलोचना पर कर उनके प्रचार पर जोर देने की बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी आपका राज्य में काम सिर्फ प्रचार में होता था, धरातल पर नहीं। लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार में जमीन पर कार्य हो रहा है और जनता को भी इसका असर साफ दिख रहा है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सचिवालय में आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ में उनकी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में विधायकों ने बताया कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं की बाट जोड़ रही है। और हमने स्पष्ट किया है कि जनता की तकलीफ हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सवाल है। विश्व रक्तदाता दिवस पर हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान के महत्व को समझते हुए रक्तदान करें। और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विश्व रक्तदाता दिवस पर उन सभी रक्तदाताओं को नमन जो मानवता की सेवा में निस्वार्थ भाव से जीवन दान देते हैं। और रक्तदान केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन बचाने का संकल्प है। आइए अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कार्य में जुड़ें। मंगोलपुरी में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कुछ बदमाशों ने एक बंदूक के बल पर दुकान पर लूट की और वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार के साथ नकदी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जल्द पैसे कमाने के लालच में लूट को अंजाम दिया करते थे। पुलिस अभी इस मामले में आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल रात 13 तारीख को मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आया था 8 बजे के करीब कि एक दुकान में एम ब्लॉक मंगोलपुरी में 4 लड़के एक कॉस्मेटिक शॉप के दुकान के अंदर घुस के चाकू दुखा के जो उनके काउंटर में जो पैसा था उसको लेके चले गए बोल के कॉल आया था। इमीडिएटली हमारे क्राइम टीम ने उस जगह पे गया था। काफी सीसीटीवी वगैरह चेक करके एनालिसिस करके और इनके मोबाइल लोकेशंस वगैरह लेके विद इन 4 आवर्स 4 लड़कों को अप्रीहेंड किया गया था। उन चारों में से एक जुवेनाइल है और 3 मेजर है। इनके पास से चाकू रिकवर किया गया था और कैश भी रिकवरी हुआ था। इन दिस रिगार्ड आई अप्रिशिएट द टीम एसआई प्रीत, हेड कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल विकास, वुमेन कांस्टेबल नीतू, एसएचओ एंड एसीपी मंगोलपुरी विद इन नो टाइम दैट इज 4 आवर्स ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम चारों को अरेस्ट करके कैश रिकवरी किया है। आई एक्सटेंड माई हार्टफुल अप्रिसिएशन टू द टीम एंड इसके रिगार्डिंग इनको बैकअप में और 2 लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी हम लोकेशन वगैरह ट्रेस कर रहे हैं। सर, इन चारों का बैकग्राउंड क्या है? मैम, इन चारों का कोई प्रीवियस केसेस नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है। मेन एक जुवेनाइल है और 3 18-19 साल के लड़के हैं। एक्चुअली ओनर करीब बोल रहा था 8 से 10 हजार तक कैश है बोल के बोल रहा है। सर, रिकवरी हुई है कुछ इसमें? रिकवरी हुआ है मैम। रिकवरी अमाउंट लगभग हो ही गया मोस्टली। सर हमला वो
हमला तो नहीं हुआ, डरा के लेके गए। सर क्या कोई रेकी वगैरह कर दी एकदम उन्होंने अचानक से बनाया? नहीं, रेकी वगैरह मतलब वही के लड़के हैं, जानते लोकेशन को, तो इसके पहले रेकी तो नहीं, जरूरत नहीं पड़ा उन लोगों को रेकी करने का। पता है नहीं, ऐसा कोई गैंग वैंग के नहीं है लोग, ये फ्रेश ऑफेंडर्स है। सर जो 2 लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ पता लग पाया? पता लग पाया मैम, वी आर ट्रेसिंग, आज उनको भी अरेस्ट करने की संभावना है। मोटिव क्विक मनी, दे वांटेड क्विक मनी। इनको लग रहा था कि उस दुकान पे कैश होगा, तो इमीडिएटली दे वांटेड टू डू समथिंग और क्विक मनी चाहिए था। सर टीम के लिए 4 घंटे के भीतर इसको आउट कर दिया। टीम को अपनी रिवार्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, जो जितने भी पार्टिसिपेट किए थे इसमें सबको रिवार्ड अनाउंस कर रहे हैं। सर लगातार बाजार चाकूबाजी की लगातार सर क्या कुछ अगर आप हमारे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो क्राइम काफी जो क्राइम प्रोन एरियाज आउटर डिस्ट्रिक्ट में, इसमें स्ट्रीट क्राइम्स काफी कम हुआ है। इसके वजह हमारे डीसीपी और पूरा टीम जो है दे आर वर्किंग एक्टिवली। लास्ट 3-4 इयर्स डेटा अभी कंपेयर करेंगे तो काफी कम हुआ। इसके लिए मेन रीजंस है जो हमारे पेट्रोलिंग है, बीट स्टाफ है, स्पेशल टीम्स है और टारगेटेड फोकस है। जैसे एंटी थेफ्ट टीम्स है, एंटी बर्गलरी टीम्स वर्क कर रहा है। टारगेटेड फोकस करने के वजह से वी आर एबल टू रिड्यूस दिस स्ट्रीट क्राइम। सर मंगोलपुरी के अंदर 2 महीने में ये तीसरी वारदात है चाकूबाजी, इसके बारे में क्या है? वर्क कर रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं है कि ये लोग सीजन्ड क्रिमिनल्स है, फ्रेश क्रिमिनल्स है। अभी इस केस में भी नए लड़के हैं, कर रहे हैं हम लोग ऐसे प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। ऐसे जो भी दिखेंगे ऐसे लड़के जो अनएम्प्लॉयड है और बिना मकसद के रात के टाइम में घूम रहे हैं, इनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कि चाकू के अलावा भी कोई आ गया? केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और जिसे लेकर बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कार्य को सभी के सामने रख रही है। इसी कड़ी में जो है दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। कहना चाहूंगी 11 साल की केंद्र सरकार के कार्यों को यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। जिस स्थिति में दिल्ली की जनता ने 11 साल में निर्वाह किया, जो हालात थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कोविड का समय याद करो। सच में यदि केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ना होती तो दिल्ली की क्या हालत होती। मैंने पीछे एक डाटा में बताया था कि दिल्ली सरकार ने मात्र 97 लोगों को कोविड डेथ के रिलीफ अमाउंट बांटे, यानी उनके हिसाब से केवल 97 मौत हुई थी, जबकि दिल्ली के हर एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट भरे हुए थे। उन्होंने रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया। उस समय किसने हाथ थामा? केंद्र की सरकार ने थामा। आज भी यदि मैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली के लिए करती हूं तो मैं इससे उपलब्धि मानती हूं केंद्र सरकार की कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मात्र एम्स ही 5 लाख ओपीडी सालाना करता है, जिसकी वजह से दिल्ली का पूरा जो पेशेंट है वहां डाइवर्ट होने के कारण दिल्ली के हॉस्पिटल्स पे कम भार पड़ता है। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम
जो पूरे होने की स्थिति में है और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। इनमें वो सभी सड़कों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी जो शिव मूर्ति से नैंसल मंडेला रोड, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण है। आईएनए से एयरपोर्ट तक का एलिवेटेड रोड है जो आगे जाके फरीदाबाद और गुड़गांव को जोड़ेगा। और इसी तरीके से कटरा व अमृतसर को जोड़ने वाला हाईवे या यूईआर सेकंड और यूईआर की जो एक्सटेंशन है अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी, जो कि दिल्ली देहरादून मार्ग को जोड़ेगा। ये सभी दिल्ली की लाइफलाइन बन के उभरे हैं, जो कि न केवल दिल्ली का कंजेशन खत्म करने में, उसे कम करने में सहयोगी हैं, बल्कि दिल्ली को एक मोबिलिटी प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से बात करना चाहूंगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूं तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सरपट जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूं तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूं तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। वो समय भी सब याद कर लें, कोविड की ही बात कर रही हूं, कि जब 80 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया गया, जो आज तक चल रहा है। जब दिल्ली सरकार, पिछली दिल्ली सरकार अपने घर के दरवाजे बंद करके छिपके बैठ गए थे, तब केंद्र ने ही आकर के यहां मदद की, जो मदद आज तक चल पा रही है। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में 960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गांव में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा, तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे, तो बड़ी तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम,
और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम उनको मंजूरी दी जा चुकी है और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेजी से हमें यमुना के जल में फर्क दिखाई देने लगेगा और जो पुराने एसटीपीज थे 38 की संख्या थी जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया और आज की डेट में 15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। मैं एजुकेशन की भी बात करना चाहूंगी जिसका ढिंडोरा पिछली सरकारें पीटती थी परंतु उसमें कोई भी ऐसा काम जिसे हम कहें कि दिल्ली के बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की दिशा में सहयोगी होता वो नहीं किया गया था। आज जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोग के साथ दिल्ली में बच्चे पढ़ाई पूरी करें और केजी से लेकर पीजी तक की उनकी शिक्षा निर्विघ्न बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो। इसके लिए हमने 12,000 करोड़ का फंड भी रखा और लगातार उस दिशा में काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हेल्थ की दिशा में भी मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में व्याप्त था इस सेगमेंट में हमने पूरी तरीके से जितनी भी भ्रष्टाचार की लीकेजेस थी उसको बंद करने का काम किया है। हर चीज जगह नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयों की खरीद, जो वैकेंसीज हमारे अस्पतालों में थी, हजार वैकेंसीज डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार दिल्ली में 10-12 साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं जो कि परमानेंट है। हमने 1500 नर्सिस अभी उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी स्टाफ के कारण उसको हम पूरी कर रहे हैं जो कि पहली बार हो पा रहा है। कूड़े के पहाड़ों की भी बात मैं बताना चाहूंगी। जो सरकारें कूड़े के पहाड़ों पे झूठे वादे करती रही थी, उनके हटाने के झूठे वादे करती रही थी, जनता ने उन्हें अब हटा दिया। उनकी वास्तुस्थिति अब मैं बताना चाहती हूं कि ये तीनों के तीनों जो कूड़े के पहाड़ है जिनकी हाइट लगभग 60 से 65 मीटर की थी, आज उनको लगभग हम 30 से 40 मीटर पे लेकर के आए हैं और समयबद्ध तरीके से, जिसमें से एक जो ओखला वाली साइट है उसे हम मार्च 2026 तक पूरा कर लेंगे और बाकियों का भी निस्तारण हम समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका रहेगी नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद पूरी तरीके से ये जो लीगेसी वेस्ट है दिल्ली का, ये नियंत्रण में आ पाएगा। इस और पूरा काम सरकार कर रही है। जो दिल्ली की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान, केंद्र ने लगातार पिछली सरकारों को कहा पर पिछली सरकारों ने उन्हें अपनाया नहीं। दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, परंतु हमने आते ही सबसे पहले दिन पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया, वय वंदन योजना को दिल्ली में लागू किया और न केवल लागू किया बल्कि जो केंद्र के 5 लाख रुपए की योजना थी उसमें दिल्ली की ओर से हमने और 5 लाख जोड़ के ऐसे 10 लाख में आयुष्मान योजना के रजिस्टर्स को लाभ और वय वंदन योजना के लाभार्थियों को भी हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में ये योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया और मुझे खुशी है कि लगभग इस समय तक 1000 लोग अपना इलाज इस योजना के तहत ले चुके हैं। आरोग्य मंदिर 1100 आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में नए बनाने का जो प्लान किया था, मुझे खुशी है कि उसमें से 33 आरोग्य मंदिर इस 100 दिन के छोटे से अपने कार्यकाल में हम लोग रेडी कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम 14 तारीख को कर रहे हैं। बड़े बड़े नीतिगत फैसले इस समय में किए गए और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के नाते मैं समझती हूं दिल्ली को लगातार मिल रहा है और दिल्ली के लोगों के लिए 11 साल केंद्र के 100 दिन दिल्ली सरकार के एक नया सूर्योदय लेकर के आए हैं। दिल्ली अब बेहतरी की ओर है, विकसित दिल्ली बनेगी, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके अगर कोई प्रश्न आज के इस विषय से जुड़े हों तो आप जरूर लें। मेरा सवाल है, अभी 1 महीने बाद मानसून आने वाला
मैंने आपसे निवेदन किया कि संकल्प से सिद्धि विषय को लेकर के अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो हम लेंगे, अन्यथा तो मुख्यमंत्री जी आपके पास हमेशा उपलब्ध रहती हैं। मैम, ये जो 18,000 फ्लैट बने हुए थे पिछले तकरीबन 15-20 सालों में, उस पर कोई आप लोगों ने फैसला लिया कि वो गरीबों को कब तक मिलेगा? जी, ये फ्लैट लगभग 18,000 नहीं, लगभग 50,000 फ्लैट हैं जो पिछले 12-15 साल से उसी अवस्था में खड़े हैं, किसी को दिए नहीं गए थे। इस पे जो भी नीतिगत फैसले होने चाहिए थे वो हमने लिए हैं। अब उनकी रिपेयर का काम शुरू हो चुका है और जिस कैटेगरी के लिए वो लोग अलॉटमेंट होनी चाहिए थी उनको हम ये अलॉटमेंट करके समय के साथ थोड़े थोड़े, क्योंकि उसमें पैसा बहुत खर्च होना है रिपेयर करने के लिए, तो हम अलग अलग स्लॉट में वो उन लोगों को देते जाएंगे जो उसके लिए एलिजिबल कैटेगरी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सरकार की गाइडलाइंस हैं, उसमें जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब लिखा हुआ उसी को दी जाए। धन्यवाद। रेडी पटरी वालों के लिए कुछ लाइसेंस वगैरह इशू करेंगे आप? देखिए, रेडी पटरी वालों के लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, तो अलग से लाइसेंस उसमें नहीं होते हैं। सरकार ने सर्वे कराया, वो कराया, तो उसके लिए क्या करें? सर्वे की रिपोर्ट आ जाए। सर्वे करा चुके रेडी पटरी वालों ने। देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी जो है उसके मातहत ही लाइसेंस दिए जा सकते हैं और जितने लाइसेंस है वो कोर्ट की गाइडलाइन पे ही होते हैं, तो इसलिए जो अभी है व्यवस्थाएं उसको सुचारू रूप से चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं। और अगर मैं इसको यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे 11 वर्षों में एक नया शासकीय मूल मंत्र दिया है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये 11 वर्ष राष्ट्र सेवा के हैं, ये 11 वर्ष राष्ट्रीय गौरव के हैं, ये 11 वर्ष भारतीय राजनीति इतिहास के स्वर्णिम काल के हैं, ये 11 वर्ष आत्मविश्वास के हैं, ये 11 वर्ष जन जन के विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के हैं। और ये यात्रा अनवरत अभी जारी है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये इन 11 वर्षों का कमाल है। इन 11 वर्षों में भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय राजनीति का आत्मविश्वास, वो चाहे एयर स्ट्राइक के रूप में हो, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो या ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हो, पूरे विश्व ने देखा है। इन 11 वर्षों में महिलाओं के सम्मान में संवेदनशीलता देखी है, जहां की बिना मांगे इज्जत घर दिए गए। पूरे देश में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। एक मजबूत रक्षा चक्र जिसका मैंने जिक्र किया वो स्थापित किया गया। और चाहे खेल का विषय हो या सांस्कृतिक विकास का विषय हो, जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो हम काशी का उदाहरण देते हैं, उज्जैन का देते हैं, अयोध्या का देते हैं। और जब मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं तो धारा 370 का जिक्र हम कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।